सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं और वह प्रकरण है संधि। तो संधि, जैसा कि हम संधि का नाम सुनते हैं कई बार, उस राजा में और उस राजा में संधि हो गई, कई बार सुना हमने संधि। आखिर ये संधि होती क्या है? संधि को इंग्लिश में हम जॉइंट भी बोल देते हैं, जॉइंट। संधि को इंग्लिश में जॉइंट भी बोल देते हैं। तो जॉइंट जो शब्द है, इसमें जो बात आती है कि जोड़ना, कोई वर्णों को जोड़ना। अब वर्णों को जोड़ेंगे, वर्ण का मतलब आप जानते होंगे, वर्ण इसको कई बार रंग के रूप में भी प्रयोग करते हैं कि वर्ण को रंग भी बोल देते हैं कि किस वर्ण का है, तो रंग भी आ जाता है। जब हम देखते हैं कि दो रंग मिलाएंगे अगर किसी प्रकार के, जैसे काला और पीला, इस प्रकार का रंग मिलाएंगे, तो दोनों मिलाने के पश्चात, दोनों मिक्स कर दिए, मिक्स करने के पश्चात हम देखेंगे कि दोनों मिलने के बाद में क्या, कौन सा रंग दिखेगा? न तो काला दिखेगा और न पीला दिखेगा, उसके रंग में कोई न कोई विकार आ जाएगा और इस विकार को ही हम संधि कहते हैं। और इसी प्रकार वर्ण की बात करें तो वर्ण में अगर हमने अ और ई इन दोनों को मिलाया तो कुछ न कुछ अन्य वर्ण बनेगा, तो अन्य वर्ण बन गया, इसका मतलब विकार आ गया। तो वर्ण के बाद में जो मिलाने पर जो विकार आता है उसको हम संधि कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। तो वर्ण को देखो, एक चीज और ध्यान रखना है, परिभाषा तो अभी लिखी देंगे हम। एक चीज जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको, वह क्या रखनी है? वह रखनी है कि आपको जैसे कोई भी प्लस का निशान, संधि में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्लस का निशान। और इसके अंतर्गत जैसे हमने लिखा यहाँ पर रमा और ईस, रमाधन ईस। अब हमको क्या करना है, इस प्लस के जस्ट इधर वाले को और जस्ट इधर वाले को, उसी से मतलब है, बाकी किससे मतलब नहीं है। जैसे हमने टुकड़े कर दिए, रम, आ और ई और से, ठीक है। तो प्लस के इधर क्या है? आ, और इधर क्या है? ई। दोनों को ही हमको देखना है। जो भी संधि विच्छेद होगा वो इससे ही होगा, ए बनेगा तो इससे ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो विकार है, बस इस बात का हमको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई इस प्रकार लिखा हुआ है क, तो ये मत मानिए कि स्वतंत्र है, ये किसी स्वर से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सा, कि इसके टुकड़े भी हमको आने चाहिए। ये क और ए मिलकर के बना हुआ है। ऐसे की का मतलब है क और ई मिलकर के ये बना हुआ है। ये वर्ण इस प्रकार बनते हैं, स्वर की सहायता से इनको बोला जाता है। तो वो स्वर किस प्रकार का, उनको भी अलग हम जाने। इसके साथ साथ संधि अगर हमको पढ़नी है तो एक चीज़ का ज्ञान हमको होना बहुत जरूरी है कि वर्णमाला, वर्णमाला भी आगे जाकर के हमको आवश्यकता पड़ेगी। वर्णमाला से तात्पर्य कि वर्णमाला से मतलब ये हो गया कि आपने जैसे यहाँ पर क, ख, ग, और न, ये सब क्या लंत रहेगा, बाद में किसी स्वर की सहायता से हम जोड़ देंगे इसको। च, छ, ज, झ और ये, इस प्रकार ये अलग। तो ट, ठ, ड, ढ और न। तो ये जो हम लिखेंगे पूरी वर्णमाला, इस वर्णमाला की एक विशेषता होती है कि अब अगर कोई बोले कि क वर्ग, अगर हमको जैसे कभी संधि में बोलना पड़ा, बोलते हैं कि क वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा, तो क वर्ग का मतलब हो गया कि ये संपूर्ण वर्ण आ गए उसके अंतर्गत। अगर वर्ग बोलते हैं तो इधर चलेंगे हम। और मैं बोलता हूँ तीसरा वर्ण, तो तीसरे वर्ण में इधर ग, ज, ब, ग, ड, द से जो भी आते हैं, ये तृतीय वर्ण हो गए, ये द्वितीय वर्ण, ये दूसरा वर्ण हो गया, ऐसे ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण हो गया, ये पांचवा वर्ण हो गया। तो इस प्रकार वर्ण बोलते हैं तो हमको नीचे की तरफ आना है, और वर्ग बोलते हैं तो इधर की साइड में आना है। बस ये कॉलम हमको ध्यान रखना है। आगे व्यंजन संधि में ये बहुत काम आने वाले है। अब आइए हम संधि पर आते हैं। तो मैंने कहा था दो वर्ण जब मिलेंगे, अर्थात दो रंग जब मिलेंगे, तो कोई न कोई विकार आएगा ही, और इसी विकार को हम संधि कहते हैं। इसी विकार को संधि कहते हैं। कैसे? जैसे अब परिभाषा लिखी हमने, दो
वर्णों, यहां पर ध्यान रखना आपको 2 वर्ण ही रहेंगे, ऐसे नहीं 2 या 2 से अधिक वर्ण, केवल 2 वर्ण, क्योंकि प्लस के इधर रहेगा जस्ट और एक इधर रहेगा, तो 2 ही हो सकते हैं, 3 तो हो ही नहीं सकते। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। यह संधि की परिभाषा हो गई हमारी। कुछ नहीं किया हमने, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। तो ये जो विकार है ये संधि में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के प्रकार देख लीजिए। संधि के प्रकार 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार हो गए, 3 विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी तीनों संधि में कि अगर प्लस के इधर प्रारंभ में अगर कोई स्वर आता है, अगर प्लस के इधर कोई स्वर आता है तो निश्चित रूप से वह स्वर संधि ही होगी, और अगर प्लस के इधर कोई व्यंजन आता है तो वह व्यंजन संधि ही होगी। ये निश्चित रूप से ध्यान रखना है। अगर प्लस के इधर कोई विसर्ग आता है, विसर्ग का चिन्ह आता है, तो वह विसर्ग संधि ही होगी। इधर कोई स्वर, इधर तो स्वर आएगा इस स्वर में तो, लेकिन इधर स्वर या व्यंजन तो व्यंजन में इधर स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही विसर्ग में भी स्वर या व्यंजन दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है परिभाषाओं की। इनकी परिभाषा लिखनी पड़े तो ये लगभग ये मानो परिभाषा ही हो गई है, क्योंकि इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हो उसको हम ये इस प्रकार की संधियां कहते हैं। फिर भी हम एक बार लिख देते हैं परिभाषा, जिससे आपको ध्यान में आ जाए। तो ये मैं मिटा देता हूँ, वैसे सूत्र तीनों की परिभाषाओं को हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं परिभाषा आपको स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ। तो परिभाषा में क्या करना हमको कि यहाँ पर जो हमने इस संधि की परिभाषा लिखी है, उस संधि की परिभाषा से स्वर संधि की परिभाषा बन जाएगी। कैसे, जैसे मैंने लिखा स्वर संधि, स्वर संधि। अब यहाँ पर 2 वर्णों लिख रखा है, इसको हमको स्वरों लिख देंगे। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अब देखो यहां पर जैसे देखा जाए उदाहरण कि हमने लिखा रमा धन ईश, ठीक है, यहां पर महाधन इंद्र। तो अब यहां पर हमने क्या किया, 2 स्वर मिल गए आपस में, आ और ई, आ और ई मिल गए तो दोनों क्या बन गए, ए। ये ए क्या है, ये है विकार। ए क्या हो गया, विकार। इसी प्रकार इसमें भी आ और ई मिलने के बाद में ए हो गया, ये विकार हो गए, लेकिन मिले तो दोनों स्वर ही ना। तो इस प्रकार की स्थिति पाई जाए तो उसको स्वर संधि कहते हैं। ऐसे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की बिल्कुल एक जैसी परिभाषा बनेगी। कैसे,
जैसे हमने लिखा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जब किसी, क्योंकि इसमें तो स्वर के बाद स्वर ही आता है स्वर में तो, लेकिन इसमें स्वर के बाद व्यंजन भी आ सकता है, व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। जब किसी व्यंजन के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया कि व्यंजन के बाद मैं बताया था कि स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, लेकिन प्रारंभ में तो व्यंजन ही आएगा। जैसे हमने लिख दिया कि यहां पर सतजन, तो सतजन इसको बोलेंगे हम संधि विच्छेद, क्योंकि हमने विच्छेद किया है। और इसको जो बनाएंगे, इस सज्जन बना, तो इसको बोलेंगे संधि। ये तो क्या हुआ, संधि विच्छेद, और ये हो गया नीचे वाला संधि। ये भी हमको ध्यान रखना है। अगर संधि विच्छेद पूछे तो इस तरह की स्थिति में हमको लिखना है, और संधि पूछे तो ये वाली स्थिति लिखनी है। तो सज्जन बन गया, यहाँ पर प्लस के इधर क्या है व्यंजन, इधर क्या है व्यंजन, कोई दिक्कत नहीं, व्यंजन संधि हो गई। ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया जाए, मान लो उत प्लस योग, क्या बन गया उद्योग। तो ये उद्योग, ये भी व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया। ठीक है। अब जगत प्लस ईश लिखा, ईश तो व्यंजन है प्रारंभ में, लेकिन बाद में स्वर भी आ गया, तो भी व्यंजन संधि ही रहेगी। तो ये व्यंजन संधि इस प्रकार हमको समझनी है। आगे डिटेल से समझेंगे हम सारी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, सबको विस्तार से समझेंगे। पहले ये होती क्या है उनके बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर ले। विसर्ग, अब विसर्ग संधि में क्या होता है, जो परिभाषा ये वाली बनाई हमने, इसी को विसर्ग संधि की परिभाषा बना देंगे। बस इसमें व्यंजन के स्थान पर विसर्ग लिख देंगे। कैसे कि जब किसी विसर्ग के पश्चात, विसर्ग का चिन्ह ये वाला होता है, आपको पता है, विसर्ग के पश्चात इसमें वही बात है, कोई स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। ये हमारी इस विसर्ग संधि की परिभाषा बन गई है। तो विसर्ग संधि में भी स्वर और व्यंजन आ सकता है। कैसे, जैसे यहां पर लिखा अधः प्लस गति, तो अधः विसर्ग, अधः के बाद में विसर्ग और गति, और विसर्ग के पश्चात व्यंजन आ गया, तो भी हमारा अधोगति बन गया, अधोगति बन गया। ऐसे मान लो जनः प्लस गति, जनः प्लस गति या उपयोगी होता, तो हम क्या बनाए इसको, विसर्ग के पश्चात स्वर आ गया, तो जनो उपयोगी लिख देते हम, जनो योगी। ठीक है, उपयोगी, ये इस तरह का शब्द बन जाता। तो विसर्ग के बाद स्वर आता है तो भी विसर्ग संधि हो सकती है, और व्यंजन आता है तो विसर्ग संधि होती है, लेकिन प्रारंभ में तो विसर्ग होना चाहिए ना। तो विसर्ग संधि है, तो संधि के कुल कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और संधि की परिभाषा, और तीनों प्रकार की संधि की परिभाषा हम आसानी से बना सकते हैं, समझ भी गए होंगे। और अब आगे आने वाले जो भाग है उसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, संधि के जो स्वर संधि के भेद है उन सब का अध्ययन करना है। क्योंकि पहले हो सकता है हमारे पाठ्यक्रम पहले शामिल नहीं थे, लेकिन वर्तमान में अभी ये शामिल हो गए, इसलिए हमको इसको पूरी तरीके से पढ़ना है। और इसके साथ साथ अगर पाठ्यक्रम में, संधि तो ऐसा विषय है कि पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो
तो भी हमसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पूछ लिया जाता है। जैसे कोई भी अपठित गद्यांश देते हैं, उसमें कोई सा भी संधि का प्रश्न एक पूछ लेते हैं व्याकरण पर आधारित, तो उसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। तो संधि हमको पूरी तरीके से समझनी है, वर्णमाला हमको याद होनी चाहिए। ये सब बातें अगर याद है तो संधि हमको सहजता से समझ में आ जाएगी। तो आशा करता हूँ आपके संधि का जो ये भाग है ये भली प्रकार समझ में आ गया होगा। तो अगला भाग आपको समय पर प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।